4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब सोलर नेबुला से हमारा सोलर सिस्टम तैयार हो रहा था, तब सन ही हमारे सोलर सिस्टम का पहला मेंबर था जो बनना शुरू हुआ। इसलिए इसने सोलर नेबुला के ज़्यादातर मटेरियल्स अपने अंदर ले लिया और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट बन गया। जब सन बनना शुरू हुआ था, उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट जुपिटर बनना शुरू हुआ। जुपिटर का साइज सब प्लैनेट से बड़ा क्यों है, इसके पीछे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये दावा किया जाता है कि जुपिटर ने पूरी सोलर सिस्टम की यात्रा की है। इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। अभी चलिए जुपिटर के बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं। जुपिटर को गैस जायंट प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लैनेट पूरी तरह से गैस से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। क्योंकि ये एक गैस से बना हुआ एक प्लैनेट है, तो इसका कोई रियल सरफेस नहीं है। जी हाँ, अगर हम कोई स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर भेजें तो हमें स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए ज़मीन ही नहीं मिलेगी। और जब स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अंदर जाएगा, तब जुपिटर का हाई टेम्परेचर और प्रेशर उसको क्रैश कर देगा। ऐसा ही कुछ नासा के द्वारा भेजा गया गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के साथ हुआ था। आपको तो पता ही होगा कि एक तारा पर मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बनता है, तो हमारा सन भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है, और जुपिटर भी। बस दोनों में अंतर यही है कि सन के पास ज़्यादा ग्रेविटी है, जिसके वजह से वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन हो पाता है और सन अपना प्रकाश दे पाता है। फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो छोटे छोटे एटम मिलते हैं, तब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सन में मौजूद हाइड्रोजन गैस के एटम्स सबसे छोटे एटम्स होते हैं। सन की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हाइड्रोजन के एटम्स को एक साथ मिला देता है, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर जुपिटर के पास भी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो हमारे सोलर सिस्टम में एक तारा नहीं बल्कि दो होता। लेकिन ये तभी होता जब जुपिटर का मास अभी के मुकाबले 80 गुना ज़्यादा होता, तभी ये एक रियल स्टार बन पाता। क्योंकि जुपिटर एक तारा नहीं बन पाया, इसलिए इसे एक फेल्ड स्टार भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी प्लैनेट वीनस के बाद जुपिटर ही आसमान का सबसे ज़्यादा चमकने वाला दूसरा प्लैनेट है। जुपिटर आगे चलकर एक तारा बन सकता है या नहीं, इस टॉपिक के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यकीन मानिए, जुपिटर तारा बन सकता है या नहीं, आप पूरी तरह से ना नहीं कह सकते और पूरी तरह से हाँ भी। अब चलिए उस वक्त में जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था। हमारा सोलर सिस्टम शुरुआती स्टेज में कुछ ऐसा दिखता था, बिल्कुल एक डिस्क की तरह। और ये गैस और डस्ट जो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, इनसे ही मिलकर हमारा सब प्लैनेट बना। सबसे पहले जुपिटर बनना शुरू हुआ। जुपिटर लगभग सन से 3.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर बना। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये वो डिस्टेंस होता है जो हमारे सन और अर्थ के बीच में है। यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 149.6 मिलियन किलोमीटर। जब जुपिटर बनना शुरू हुआ था, तब भी सन के इर्द गिर्द गैस और डस्ट के पार्टिकल्स थे जो सन का चक्कर लगा रहे थे। तो हुआ ये कि जुपिटर उन गैस और डस्ट के साइकिल के चपेट में आ गया, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा था, अर्थ से भी छोटा। गैस और डस्ट के साइकिल के चपेट में आने से जुपिटर सन की ओर बढ़ने लगा, और ये सन का चक्कर लगाते लगाते इतना करीब पहुंच गया जहां पे अभी प्लैनेट मार्स है। उस वक्त प्लैनेट मार्स नहीं था। मार्स के जगह पे जाकर जुपिटर प्लैनेट सटर्न के वजह से रुक गया। जब सटर्न बना था, तब ये भी जुपिटर की तरह ही सन की ओर खींचा चला जा रहा था। जब जुपिटर और सटर्न एक दूसरे के नज़दीक आए, तब इन दोनों का बॉन्ड सन से टूट गया, पर इन दोनों का बॉन्ड एक दूसरे से बन गया। और एक बार जब इन दो प्लैनेट का बॉन्ड बना, तब ये दो प्लैनेट एक दूसरे का चक्कर लगा लगा कर सन से दूर, यानी कि इनर सोलर सिस्टम से बाहर की ओर जाने लगे। इसी तरह से जुपिटर सन से 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर चला गया। 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर, यानी कि जहाँ पे अभी जुपिटर है। सटर्न की बात करें तो ये सन से 7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर चला गया, लेकिन अभी इसका प्रेजेंट डिस्टेंस सन से 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्रोनॉमर यही कहते हैं कि जब सैटर्न सन से 7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर था, तब उस पे कोई दूसरा फोर्स लगा, जिसके वजह से सैटर्न 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर चला गया। ये सब जो मैंने आपको जुपिटर के माइग्रेशंस के बारे में बताया, ये ग्रैंड टैग थ्योरी का कहना है। ग्रैंड टैग थ्योरी का यही कहना है कि
कि जुपिटर सन से 3.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर बना, फिर वो सन से 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर आकर रुक गया और सटर्न के साथ सन से 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर चला गया। और ये यात्रा करने में जुपिटर को लाखों साल लगे। ग्रैंड टैग थ्योरी से हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्वेश्चन का आंसर भी पता चलता है। क्वेश्चन ये है कि मार्स का साइज वेनस और अर्थ से छोटा क्यों? चलिए पहले इस क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं। हमारे इनर सोलर सिस्टम में 4 प्लैनेट हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, जिसमें से मार्स वेनस और अर्थ से काफ़ी दूर है, जिसके वजह से मार्स की ऑर्बिट की लंबाई वेनस और अर्थ से ज़्यादा है। तो इसके ऑर्बिट में वेनस और अर्थ के ऑर्बिट के मुकाबले ज़्यादा गैस और डस्ट पार्टिकल होंगे। तो मार्स का साइज वेनस और अर्थ से ज़्यादा होना चाहिए, बट मार्स वेनस और अर्थ से बहुत छोटा है। ऐसा क्यों? ग्रैंड टैग थ्योरी के हिसाब से मार्स अर्थ और वेनस से इसलिए छोटा है क्योंकि जब जुपिटर ने अपनी यात्रा के दौरान मार्स की जगह ली थी, तब उसने मार्स के ऑर्बिट में से कुछ गैस और डस्ट पार्टिकल्स भी ले लिए थे, जिसके वजह से मार्स के लिए कम रॉ मटेरियल्स बचे और ये वेनस और अर्थ से छोटा बन गया। ग्रैंड टैग थ्योरी क्या कहता है आपको ये तो पता चल गया, लेकिन अभी हाल ही में एक नई थ्योरी सामने आई है जो ये कह रही है कि जुपिटर सन से 18 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर बना था, यानी कि लगभग यूरेनस के ऑर्बिट के पास बना था, और फिर वहां से जुपिटर सन का चक्कर लगाते लगाते 7 लाख सालों में सन से 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर आया। 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर, यानी कि जहां पे अभी जुपिटर है, और एस्ट्रोनॉमर्स के पास इसका प्रूफ भी है। इस न्यू थ्योरी के हिसाब से जब जुपिटर सन से 18 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर आया, तभी ट्रोजन एस्ट्रॉयड के ग्रुप बने। ट्रोजन एस्ट्रॉयड ये उस टाइप का एस्ट्रॉयड होता है जो किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में घूमता है, और जुपिटर के 2 ट्रोजन एस्ट्रॉयड ग्रुप है। एक ग्रुप जुपिटर के आगे है और दूसरा ग्रुप जुपिटर के पीछे। लेकिन यहाँ पे अजीब बात यह है कि इन 2 एस्ट्रॉयड ग्रुप में नंबर ऑफ एस्ट्रॉयड इक्वल नहीं है। एस्ट्रॉयड ग्रुप जो जुपिटर के आगे है, उसमें पीछे वाले ग्रुप के मुकाबले 50% ज़्यादा एस्ट्रॉयड है। आप इस क्लिप को ध्यान से देखो। एस्ट्रॉयड ग्रुप जो जुपिटर के आगे है, उसमें ज़्यादा एस्ट्रॉयड दिखेंगे। आखिर ऐसा क्यों है? स्वीडन के साइंटिस्ट ने इसका आंसर जानने के लिए और जुपिटर के फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया। कंप्यूटर सिमुलेशन ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ करके एक वर्चुअल वर्ल्ड यानी कि नकली दुनिया बनाई जाती है। फिर उस वर्चुअल वर्ल्ड में किसी घटना को ऑब्जर्व किया जाता है। तो साइंटिस्ट ने जब जुपिटर का फॉर्मेशन का कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया, तब उनको ये पता चला कि जुपिटर के आगे और पीछे जो एस्ट्रॉयड ग्रुप है, उसमें आगे वाले में तभी ज़्यादा एस्ट्रॉयड होगा जब जुपिटर सन से 18 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर बना होगा। तो ये थी 2 थ्योरीज जो दोनों अलग अलग बातें कह रही है। ग्रैंड टैग थ्योरी के हिसाब से जुपिटर सन से 3.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर बना था, लेकिन ये न्यू थ्योरी ये कह रही है कि जुपिटर सन से 3.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर नहीं, बल्कि 18 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर बना था। इसीलिए जुपिटर सन से कितनी दूरी पर बना था ये हमें क्लियरली नहीं पता, लेकिन हमें ये पता जरूर है कि जुपिटर चाहे सन से कितनी भी दूरी पर बना हो, इसने सोलर सिस्टम की यात्रा जरूर की है, क्योंकि ये बात दोनों थ्योरीज में कॉमन है। और अगर जुपिटर ने सोलर सिस्टम की यात्रा की है तो इसने दूसरे प्लैनेट के रॉ मटेरियल भी चुराए होंगे, और शायद यही कारण है जिसके वजह से जुपिटर का साइज सब प्लैनेट से ज़्यादा है।